सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा और उसमें कहा कि आपने जो गैर सियासी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा आप अपनी इस्लाह कर लें। सदर साहब इस ख़त के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को क्या बताना चाहते हैं, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये जो इशू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ फिर गवर्नमेंट, फिर पीडीएम, फिर पीटीआई, अब इसका हल क्या है, क्या इसका कोई हल मौजूद है, ये भी हम आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ क्या अर्ली इलेक्शन मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है, ये भी हम आज के वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे बाज़ औक़ात महसूस ये होता है कि सदर साहब ने अपने आप को ख़ती सा बना लिया है कि वो रोज़ कोई ना कोई ख़त लिख देते हैं। पिछले 6 महीनों में सदर साहब ने ख़त लिखने के अलावा कोई काम नहीं किया। वो थे ना पुराने ज़माने में वो वसीक़ा नवीस होते थे, ख़तूत नवीस होते थे कि जब आप उसके पास चले जाते थे वो अपनी कलम दुआत उठाते थे, कागज़ उठाते थे, आपके कहने पर रुका लिख देते थे, ख़त लिख देते थे। तो सदर साहब ऐसे मुझे महसूस होता है कि अपने आप को उन्होंने एक नए किरदार में ढाल लिया है और वो किरदार है ख़त लिखने का। अब आप देख लें कि पिछले दिनों में कितने ख़त लिखे हैं उन्होंने। अरशद शरीफ साहब से लेके अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, वो सदर साहब ने ख़त लिख दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया, फिर उन्होंने मुख्तलिफ गवर्नर्स को ख़त लिख दिए, फिर उन्होंने अब दोबारा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए, अब उन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख दिए। तो ऐसे महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को और बाकी जो सरबराहान इक़्तिदार हैं उनको ख़त लिखना सदर साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ लिया। तो अभी ये इतनी खतूतबाजी जो है इसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है सदर साहब अपने कद को बहुत छोटा करते चले जा रहे हैं। सदर का एक कद है, एक काठ है और सदर को उस कद काठ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये जो खतूतबाजी है इसका सदर साहब को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि 22 मार्च को सदर साहब ने कोशिश की थी कि आर्मी चीफ उनके साथ खाना खा लें, और उसकी रीज़न ये है कि एक दस्तूर है पाकिस्तान में कि जब नए आर्मी चीफ आते हैं, जब नए चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ आते हैं, तो उनको सदर साहब की तरफ से खाना दिया जाता है और फिर वो आके एक फॉर्मल खाना जो होता है उसको एंजॉय करते हैं और फिर दोनों के दरमियान एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन जब से नए चीफ बने हैं इन्होंने ऐवान सदर में प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात नहीं की। इस दौरान प्रेसिडेंट ने कई मरतबा कोशिश की कि नए आर्मी चीफ के साथ इनकी कोई अलैक सलैक हो जाए, कोई राब्ता क्रिएट हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो राब्ता क्रिएट नहीं हो सका। 22 तारीख को 22 मार्च को भी सदर साहब की तरफ से दावत दी गई थी, लेकिन इस दावत को भी पजीराई नहीं मिली। और इससे पहले क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को सदर साहब खाना दे चुके थे, गालबन 16 मार्च को वो तशरीफ़ लाए थे ऐवान सदर में और उन्होंने सदर के साथ खाना खाया था। लेकिन जब आर्मी चीफ से दरख्वास्त की गई तो इस तरफ से शायद कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंफर्म करूँ इस खबर को कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं सदर साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। सेम इसी तरह 23 मार्च को जो ऐवान सदर के अंदर परेड थी, वो वैसे तो परेड बारिश की वजह से मुलतवी हो गई, वो उसको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन उससे पहले भी एक इंडिकेशन ऐवान सदर को दी गई थी कि इस बार जो सलामी का चबूतरा होगा उस पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और सदर होंगे और दूसरे जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं वो उनके पीछे खड़े नहीं होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सदर साहब की जो तकरीम है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो खासी कम होती चली जा रही है। सदर साहब अगर अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल रखते, अगर वो अपने आप को गैर सियासी रखते, वो पूरी फेडरेशन के सदर रहते, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन सदर साहब क्योंकि जानबूझ के ऐसे मामलात में घुसते चले जा रहे हैं जिससे इनकी पॉपुलैरिटी को और इनके ओहदे को नुकसान पहुंच सकता है, तो सदर साहब को ओहदे से और इन चीज़ों से बहुत बुरी तरह नुकसान हो रहा है, इनका कद काठ कम हो रहा है। अब सितंबर तक तो क्योंकि सदर साहब हैं, सितंबर के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। उस रिटायरमेंट से पहले पहले सदर साहब की पूरी कोशिश है कि जितने ख़त लिखे जा सकते हैं वो सारे खतूत लिख के हुकूमत से कहा जाए कि आप पाकिस्तान को अमेरिका बना लें या आप पाकिस्तान को यूरोप बना लें। तो सदर साहब का एक और ख़त प्राइम मिनिस्टर साहब को आ गया जिसमें उन्हें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, जो ये गैर सियासी और गैर आइनी एक्टिविटी है, हुकूमत को अपने आप को इस मामले से निकालना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना चाहिए कि वो वक्त पे इलेक्शन करवाए। पहली बात तो जो मेरी टेक है वो ये है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। आइन सुप्रीम है, याद रखिएगा कि इंसान को, पंजाबी की कहावत है कि इंसान को किसी न किसी को अपना बाप मानना पड़ता है, और आइन मैं समझता हूँ कि किसी भी रियासत का बाप होता है, और अगर आप उसे तस्लीम नहीं करते तो फिर आपके साथ वही होता है
जो एक नामालूम बाप का जो बच्चा होता है उसके साथ होता है। अगर आपने ये रियासत चलानी है, अगर आपने इस रियासत को कामयाब करना है, तो फिर आपको आइन पे इत्तफाक करना पड़ेगा, फिर आपको आइन को तस्लीम करना पड़ेगा, और जो जो शख्स आइन की वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान के अभी मौजूदा बहरान है, मेरा ख्याल ये है कि इन बहरानों के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि चुप करके उस तहरीक को कबूल कर लेते और वोटिंग होती, और वोटिंग के बाद जब इनके मेंबर्स पूरे ना होते तो इन्हें ऑनरेबल तरीके से इक़्तिदार से फारिग हो जाना चाहिए था, इन्हें सलाम करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं आज से प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं आज से अपोजिशन लीडर हूँ, मैं एक अपोजिशन का ज़बरदस्त किस्म का किरदार कौमी असम्बली में खड़े होकर अदा करूँगा, और फिर अगले इलेक्शन जब होंगे तो उसके बाद अगर आवाम मुझे एतमाद का वोट देगी तो फिर मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर होता, और इससे पाकिस्तान जो आज बहरानों का शिकार है ये बहरान पैदा ना होते। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का इशू पैदा किया, फिर उन्होंने अपने साथियों का जिक्र किया कि इन्हें ख़रीद लिया गया, वहाँ पे फड्डा हो गया। फिर अचानक इन्होंने एक ख़त लहरा के अपने डिप्टी स्पीकर को मजबूर किया कि वो ये कह दे कि जी मैं अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट करता हूँ और साथ ही असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करता हूँ। और फिर सदर साहब की तरफ से एक लेटर भी आ गया कि हम फौरी तौर पर असम्बलियों को मनसूख शुदा, ये ख़त्म शुदा समझते हैं, या ऐलान करते। तो डिक्लेरेशन सदर साहब की तरफ से भी आ गया और उससे एक आइनी बहरान पैदा हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है अदालत में गया ये इशू और वहाँ पे भी सेटल नहीं हो सका। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अदालत ने दोबारा सेशन कॉल किया और फिर उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक हुई, फिर इमरान खान साहब को फ़ारग किया गया। उसके बाद जो सूरत है वो आपके सामने है। फिर खान साहब ने मुल्क को और रियासत को और पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। सिस्टम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा रोड़े अटका दिए, इतने ज़्यादा उन्हें स्पीड ब्रेकर्स पैदा कर दिए कि उसके बाद मुल्क ख़राब से ख़राब होता चला गया। फिर इसी तरह दोनों सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट्स तोड़ना था, अगर इमरान खान साहब ने ये तोड़नी थी तो ये पिछले मार्च या अप्रैल में ये काम कर देते। फिर गवर्नमेंट के पास कम से कम 1.5 साल होता। इस 1.5 साल के अंदर तो ज़ाहिर है सिस्टम को खींचा नहीं जा सकता, तो फिर डेफिनेटली इलेक्शंस हो जाते। लेकिन इमरान खान साहब उसे खींचते खींचते जनवरी तक ले गए, जनवरी के मिड तक ले गए। तो उसके बाद ज़ाहिर टाइम इतना कम बचा कि सबको पता था कि इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकेंगे। तो ये भी इमरान खान साहब का एक कार्ड था जिसने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान दोनों को नुकसान पहुंचाया। अब अगर इस बहरान को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम से ये गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, ये सिस्टम उनसे नहीं संभाला जा रहा। लेकिन जहाँ पे खराबी देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब का हाथ निकल आता है। तो ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क को चलता हुआ देखना नहीं चाहते, लिहाजा कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिससे सारा सिस्टम डीरेल हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि अब भी वो इस मुल्क को चलने की पोजीशन में नहीं छोड़ना चाहते। तो इस सिनेरियो में अगर हम आइन की बात करें तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस आइन को वायलेट कर कौन रहा है, इस आइन के रास्ते में रुकावटें खड़ी कौन कर रहा है। तो आपको इमरान खान साहब कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो हम सिर्फ एक शख्स को या एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, इसमें इमरान खान साहब इक्वली जिम्मेदार हैं। हमें इनका जो किरदार है उसे भी मानना पड़ेगा कि इनके मनफी किरदार की वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। अगर खान साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद उस सारी सिनेरी को तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। अब भी एक ऑप्शन है, सदर साहब के पास भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी है और इमरान खान साहब के पास भी है कि ये किसी ना किसी तरह बैठ के ये फैसला कर लें कि हमें 2 महीने इलेक्शन पहले करवा देनी चाहिए। यानी 2 महीने इधर से गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी दे दे और उधर से इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि आज इलेक्शन हो जाए, वो 2 महीने वो उस मौक़िफ़ को थोड़ा सा आगे खींच लें। इससे ये होगा कि एक एग्रीमेंट पे सब तैयार हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान बच जाएगा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस इशू को टेकअप करना पड़ेगा और ज़ाहिर है तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मेरा एक मशवरा है, नाचीज़ आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक मशवरा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देना चाहता हूँ कि वो दोनों फ्री कैन को खड़ा करके इस साइड पे पीटीआई को खड़ा करके इस साइड पे पीडीएम को खड़ा करके इन दोनों के दरमियान ये कहे कि ठीक है जी, आप 2 महीने गवर्नमेंट की कुर्बानी दे लें। इधर से खान साहब से कहा जाए कि आप अपने मुतालबे को 2 महीने आगे ले जाएं और इस तरह अगस्त के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो एक ऐसा पीसफुल सोल्यूशन है कि जिससे पाकिस्तान बच सकता है। और अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं हो सकेंगे, फिर गवर्नमेंट इसको अगले साल तक खींच लेगी। तो अगर हम वाकई इस पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चाहते हैं, मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो सदर साहब को भी अपनी ज़िद तरक करके ख़तबाजी
के बजाय उन्हें भी ये चाहिए कि वो पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। अगर दरमियान का रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर पाकिस्तान इसी तरह इसी पोलराइजेशन में फंसता चला जाएगा। सर यही तरीका है कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का, इसके अलावा कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो ख्वाहिश है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, ये सरदस्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन करवाए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करवाए गए हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी हुकूमत के साथ ब्रैकेट कर चुके हैं और ये एक आम सा तासुर उभरता चला जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं और दूसरी साइड पे इमरान खान और अदलिया एक पेज पे हैं। और ये जब तासुर इतना फैल चुका है तो ज़ाहिर इन हालात में फिर इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकेंगे। इमरान खान साहब को भी अपनी ज़िद की दीवार तोड़नी पड़ेगी और इस तरफ से गवर्नमेंट जो है उसको भी अपनी ज़िद की दीवार गिरानी पड़ेगी और दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं KPK की मिसाल भी देता चलूँ कि कल गवर्नर साहब ने वहाँ पे भी एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा लें। गोया जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है वही अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है। दोनों सूबों के अंदर 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त की जा रही है। तो क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? फिर वही बात है कि अगर तो इमरान खान साहब टेबल पर ना बैठे, इन्होंने अपनी ज़िद तरक ना की, इन्होंने ये लड़ाई बंद ना की, तो फिर इलेक्शन वाकई 8 अक्टूबर को भी नहीं हो सकेंगे। फिर ये इलेक्शन 2024 में जाएंगे और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। और ये जो बहुत कुछ है ये इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन सब को एक ट्रक पे खड़ा करते हैं।